हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने माल की पूर्ति का समय क्या हो, कैसे निर्धारित किया जाता है, जीएसटी के प्रावधान इस संदर्भ में क्या कहते हैं, धारा 12 में किस प्रकार से ये चीजें वर्णित है, इसको समझा था। आज हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो है सेवा की पूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। धारा 13(1) ये कहती है कि जीएसटी कर का दायित्व तब उत्पन्न होता है जबकि सप्लायर धारा 13(2) से लेकर धारा 13(6) तक के प्रावधानों के बीच में कहीं आता है। यानी कि धारा 13(2) से धारा 13(6) के बीच प्रावधान विभिन्न दिए गए हैं सेवा की पूर्ति के समय को निर्धारित करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि माल की सेवा में धारा 12(1) क्या कहती थी, धारा 12(2) से धारा 12(6) तक के प्रावधानों के अनुसार माल की पूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार से सेवा की पूर्ति का समय भी धारा 13(1) ये कहती है कि कर दायित्व कब उत्पन्न होगा, जबकि उसके सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित हो। और सेवा की पूर्ति का समय कब निर्धारित होगा, कैसे निर्धारित होगा, धारा 13(2) से 13(6) तक के प्रावधानों के आधार पर वो तय होगा। सामान्य परिस्थितियों में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाइज का मतलब यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों से है। सामान्य परिस्थिति मतलब जहां पे कि सप्लायर जीएसटी को चुकाता है। रिवर्स चार्ज भी होता है, आप जानते हैं रिवर्स चार्ज भी होता है। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जहां प्राप्तिकर्ता जीएसटी को चुकाता है, वो रिवर्स चार्ज की सिचुएशन हो जाती है। फिलहाल अपन सामान्य परिस्थिति यानी कि फॉरवर्ड चार्ज जहां पर अप्लाई होता है, जहां पर कि विक्रेता को भुगतान करना पड़ता है जीएसटी का, वो प्रावधान हम देख रहे हैं। तो धारा 13(2) में जो प्रावधान वर्णित किए गए हैं वो ये कि बीजक की तिथि, डेट ऑफ इनवॉइस, और भुगतान प्राप्ति की तिथि, डेट ऑफ पेमेंट, जो इन दोनों में से पहले हो वो सेवा की पूर्ति का समय माना जाएगा। यहां पर बीजक की तिथि ली जा सकती है यदि जो धारा 31(2) कहती है कि बीजक कब जारी कर दिया जाना चाहिए। धारा 31(2)(a) के अनुसार सेवा पूर्ति के समाप्ति पर, ऑन द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, सेवा पूर्ति की समाप्ति के 30 दिन तक बीजक जारी हो जाना चाहिए। इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। अगर ऐसा हो गया तो हम ये कहेंगे कि बीजक सही है, वैलिड बीजक है, वैलिड इनवॉइस है। तो बीजक की तिथि ले लेंगे और उसकी तुलना हम करेंगे भुगतान प्राप्ति की तिथि से। जो पहले हो जाए वो सेवा की पूर्ति का समय हो जाएगा। परंतु अगर ये मान लिया जाए कि 30 दिन में बीजक जारी नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में धारा 31(2) भी ये कहती है कि अगर 30 दिनों के भीतर ये बीजक इनवॉइस जारी नहीं हुआ तो जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज है, सेवा जो दी गई है उसके पूर्ण हो जाने की तिथि को ही ले लेंगे यहां पर सेवा की पूर्ति के समय के लिए, और उसकी तुलना हम करेंगे भुगतान प्राप्ति की तिथि से। तो दो बातें हो गई कि यहां पर एक और चीज साथ में देख लें कि ये जो 30 दिन की अवधि है वो बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़कर अन्य के लिए एप्लीकेबल है, ये पहला वाला। और जो दूसरा वाला पॉइंट है वो सेम है ऊपर वाला जैसा ही, बीमा, बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी के लिए है पर ये केवल, और यहां पर 30 दिन के स्थान पर इनके लिए 45 दिन। यानी कि अगर ऐसी कोई कंपनी है तो सर्विस पूर्ण रूप से दे, प्रोवाइड करवा दे, उसके 45 दिन के भीतर उसको बीजक जारी कर देना चाहिए। ये
जारी कर देना चाहिए, धारा 31(2) कहती है। अब अगर जारी कर दिया गया है तो निश्चित रूप से बीजे की तिथि को ले लेंगे और उस बीजे की तिथि की तुलना करेंगे भुगतान प्राप्ति की तिथि से। परंतु अगर ये 45 दिन में जारी ना करे तो फिर ये सेक्शन 31(2)(b) एप्लीकेबल है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस है, जब भी पूरी कर ली गई है उस तारीख को हम मान लेंगे कि यही तारीख है, यानी कि बीजक। और अगर इस नियम का उल्लंघन किया गया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, बीजक की तिथि या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, जो दोनों में से पहले है उसको हमें लेना है और उसकी तुलना करनी है किससे? भुगतान प्राप्ति की तिथि से, पेमेंट रिसीव्ड की डेट से। यहां पर जब 30 दिन और 45 दिन की गणना करते हैं तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज वाली डेट को छोड़कर उसके बाद के 30 दिन अपने को लेने हैं या उसके बाद के 45 दिन लेने हैं, जैसी भी स्थिति इन दोनों में से उत्पन्न होती है। तो यहां से यहां तक को मैं एक बार वापस से दोहरा दूं कि निर्धारित तिथि अन्य कंपनियों की स्थिति में 30 दिन और बीमा, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी की स्थिति में 45 दिन से पहले अगर बीजक जारी कर दिया गया है तो बीजक की तिथि, और अगर बीजक की निर्धारित अवधि के बाद में जारी किया गया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, यानी कि सेवा की पूर्ति की समाप्ति वाला जो समय डेट है उस डेट को हम ले लेंगे। यानी कि बीजक की तिथि या सेवा समाप्ति के पहले सेवा की पूर्ति की जो समाप्ति है उस तिथि को दोनों में से जो पहले है उसको ले लेंगे और उसकी तुलना हम करेंगे किससे? भुगतान प्राप्ति की तिथि से। अब भुगतान प्राप्ति की तिथि, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, चाहे वो अग्रिम हो। ध्यान रहे, माल की पूर्ति की जब समय की बात की थी तब हमने डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर किया था, वहां पर डेट ऑफ पेमेंट का रूल नहीं एप्लीकेबल है। लेकिन सेवा की पूर्ति के समय में अग्रिम सहित भुगतान प्राप्ति की तिथि को देखा जाता है, इसके आधार पर ही सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित होता है। अगर अग्रिम है तो निश्चित रूप से सेवा देने से पहले अग्रिम राशि दे दी गई है, तब ऐसी स्थिति में अग्रिम चूंकि इन दोनों में से पहले हो जाएगी तो अग्रिम की तिथि ही सेवा की पूर्ति का समय कहला जाएगा। और अगर भुगतान प्राप्ति की तिथि और बीजक की तिथि, जो हमने अभी तय की बीजक की तिथि या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज विचएवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो पहले है उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? भुगतान प्राप्ति की तिथि से। अगर भुगतान प्राप्ति की तिथि पहले है तो ये सेवा की पूर्ति का समय होगा, और इन दोनों में से जो हमने लिया है वो अगर पहले है तो वो ही सेवा की पूर्ति का समय होगा। अब वापस कि भुगतान की प्राप्ति की तिथि, डेट ऑफ पेमेंट कैसे निर्धारित होती है? तो सप्लायर के लिए, क्योंकि हम फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहे हैं जहां पे सप्लायर पेमेंट करता है जीएसटी का, प्राप्तिकर्ता को नहीं करना पड़ता भुगतान, प्राप्तिकर्ता रिवर्स चार्ज की स्थिति में ही भुगतान करता है जीएसटी का। तिथि जब खाते में ये बात ले ली गई हो, बुक एंट्री, भुगतान की जो प्राप्त हुआ है सप्लायर को, जो भुगतान हुआ है सप्लायर को, वो उसकी बुक एंट्री कब की गई। दूसरा, तिथि जब बैंक में जमा हुई, यानी कि उस भुगतान प्राप्ति की बैंक एंट्री कब हुई। तो बुक एंट्री और बैंक एंट्री, जो इन दोनों में से पहले है उसको हम क्या कह देंगे? भुगतान प्राप्ति की तिथि कह देंगे। और इस भुगतान प्राप्ति की तिथि इन दोनों में से जो भी पहले है उसकी तुलना की जाएगी किससे? बीजक की तिथि या डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, इन दोनों में से जो पहले है उससे तुलना की जाएगी। तो अगर नियमानुसार बीजक जारी किया गया है तो बीजक की तिथि की तुलना इससे कर लें, और नियम के विरुद्ध यानी कि 30 दिन या 45 दिन के बीत जाने के उपरांत अगर बीजक जारी किया गया है तो फिर इससे इसकी तुलना कर ले। और भुगतान की तिथि कैसे होगी? इन दोनों में से जो पहले है वो यहां पर आ जाएंगे और इससे तुलना हम करेंगे। तो इस प्रकार से सेवा की पूर्ति का समय सामान्य स्थिति में जबकि फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होता हो धारा 13(2) के तहत इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यहां पर एक दो बातें और उल्लेखनीय है जो धारा 13(2) की सब सेक्शन में ही और आगे कही गई हैं कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके अनुसार बीमा कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, टेलीकॉम, अगर वो इन बिटवीन
डिस्टिंक्ट पर्सन्स में ही सेवा देती है, यानी कि जैसे एसबीआई की एक ब्रांच, उदयपुर की ब्रांच एसबीआई की जयपुर ब्रांच को सेवा देती है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। एक से मतलब आउटसाइडर को नहीं दी, डिस्टिंक्ट पर्सन को दी, आउटसाइडर को सर्विसेज नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में इनवॉइस जारी हो जाना चाहिए कब? रिकॉर्डिंग डेट इन बुक्स, बिफोर, इससे पहले जारी हो जाना चाहिए, या एंड ऑफ क्वार्टर से पहले जारी हो जाना चाहिए। एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? हम जानते हैं जैसे अप्रैल मई जून एक क्वार्टर है, अप्रैल में या मई में या जून में कभी भी सेवा की समाप्ति हो गई हो तो 30 जून तक उसको इनवॉइस जारी कर देना चाहिए। तो एंड ऑफ क्वार्टर और रिकॉर्डिंग डेट इन बुक्स जो भी पहले हो के आधार पर उसके सेवा का समय तय किया जाएगा। ऐसे ही अगर बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, अगर सेवाओं को रोक दिया गया हो, सेवाएं सीज कर दी गई हो कि अब इसके बाद में सेवाएं नहीं दी जाएगी, तो बिफोर कंप्लीशन समाप्ति से पहले हो गया, ये है ना। बिफोर कंप्लीशन का मतलब समाप्ति से पहले हो गया, यहां पर समाप्ति की बात कर रहे हैं, यहां पर समाप्ति से पहले हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब सेवा रोक दी गई, ठीक उस समय इनवॉइस जारी कर देना चाहिए, तो वो डेट हम ले लेंगे। और अगर जारी नहीं किया गया है तो सीज करने की डेट को हम ले लेंगे। तो दोनों में से जो पहले है, सीज की डेट या इनवॉइस की डेट जो पहले हो जाए उसको हमें लेने हैं। यद्यपि नियम ये कहता है कि इनवॉइस पहले जारी हो जाना चाहिए, तो अगर रूल्स को तोड़ते हुए अगर इनवॉइस बाद में जारी भी होती है, अपने को प्रश्न में ऐसी स्थितियां मिलेंगी, तब हम क्या करेंगे? दोनों में से जो पहले है उसको ले लेंगे। जैसे यहां पे किया, दोनों में से जो पहले है उसको लिया। यहां पर भी इनवॉइस की डेट अगर और सीज की डेट दोनों में से जो पहले है उसको ले, और उसकी तुलना किससे करेंगे? पेमेंट डेट से करेंगे। तो यहां की ये वाला रूल इस प्रकार से देखा जाएगा, सीज होने की डेट या इनवॉइस की डेट, जो दोनों में से पहले है की तुलना किससे करें? पेमेंट की डेट से करें। जो दोनों में से पहले हो जाए वो क्या कहलाएगा? वो सेवा की पूर्ति का समय कहलाएगा। तो एक नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है सेक्शन में, वो इस प्रकार से था। ऐसे ही एक और नोटिफिकेशन है, वो है बिल बना सपोज 31,200 रुपए का, लेकिन देने वाले ने भुगतान कर दिया 32,000 रुपया, यानी 800 रुपया ज्यादा हुआ। 31,200 के लिए तो यही नियम जिस भी तरीके से लगाए जाने हैं उसी तरीके से लगाए जाएंगे, लेकिन ये जो 800 रुपया एक्सेस पेमेंट है, इसके लिए नियम और वर्णित हैं। इस एक्सेस के लिए बिल की राशि से, बीजक की राशि से अगर ज्यादा भुगतान प्राप्त हो गया है तो एक्सेस के लिए कैसे निर्धारित होगा सेवा की पूर्ति का समय? अगर ये 1,000 रुपए से कम है एक्सेस अमाउंट, तो करदाता की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा, सप्लायर की इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कौन सी डेट को लेना चाहता है। वो चाहे भुगतान की डेट को ले ले, चाहे वो इनवॉइस की डेट को ले ले, दोनों में से कोई सी भी डेट वो ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर ये एक्सेस पेमेंट 1,000 से ज्यादा का है, 1,000 तक नहीं है, 1,000 से ज्यादा का है, यानी कि ये मान लेते हैं कि 28,200 रुपया का बीजक बना और 30,000 रुपए का भुगतान हो गया, तो 1,200 रुपए एक्सेस हुआ। तो इस 1,200 रुपए के लिए, एक्सेस अमाउंट के लिए, बिकॉज इट इज मोर देन 1,000 रुपीज, जो भुगतान की तिथि है वो ही, डेट ऑफ पेमेंट ही पूर्ति का समय मान लिया जाएगा। किसके लिए? केवल इस 1,200 रुपए के लिए। और बाकी का जो 28,800 रुपए था उसके लिए जो भी नियम इनमें से लगना था उस नियम के अनुसार ही सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सेवा की पूर्ति का समय धारा 13(2) में निर्धारित करते हैं। प्रश्न में जो भी सूचना दी गई है उसमें इनकी तुलना आप आपस में करके देख लें। अगर इसको मैं शॉर्टकट में इस रूल को वापस बोलूं, ऊपर वाले इस पोर्शन को, तो सेवा की पूर्ति, सेवा की पूर्ति की समाप्ति की तिथि या बीजक की तिथि, जो दोनों में से पहले हो जाए उसको तुलना करें उसकी किससे?
भुगतान प्राप्ति की तिथि से। भुगतान प्राप्ति की तिथि कैसे निर्धारित होगी? बुक एंट्री और बैंक एंट्री, जो दोनों में से पहले हो उसके आधार पर निर्धारित होगी। तो इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो वो जो डेट है वो कहलाएगी सेवा की पूर्ति का समय। एक्सेप्शन है, इनको भी ध्यान में रखें। अगर ऐसी स्थिति है तो इसके अनुसार निर्धारित करें। सामान्य स्थिति ये है, इसके अनुसार सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित होता है। एक एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि एक डेट है 13/10/2020। इस तारीख को एक समारोह के लिए हॉल बुक किया गया 30,000 रुपए में, और इसमें से 6,000 रुपया उसी दिन एडवांस दे दिया गया। तो पहली बात है कि जैसे ये एडवांस हुआ, अभी सर्विस कंप्लीट तो हुई नहीं है लेकिन एडवांस पहले प्राप्त हो गया है, तो भुगतान प्राप्ति की तिथि अग्रिम सहित जो पहले है वो सेवा का पूर्ति का समय होगा। तो इस 6,000 रुपए के लिए तो सेवा की पूर्ति का समय यही इसी समय हो गया। अब मान लेते हैं कि 20 अक्टूबर को समारोह आयोजित हो गया, उस हॉल में समारोह आयोजित हो गया। इसका मतलब सेवा की समाप्ति यहां पर हो गई, ये वाली बात यहां पर हो गई। सेवा की पूर्ति हो चुकी, यहां पर सेवा की पूर्ति पूरी की पूरी पूर्ति, यानी कि सेवा की समाप्त हो चुका, इसके बाद में कुछ सेवा देना बाकी नहीं है, वो पूर्ति यहां पर इस तारीख को हो चुकी। नियम क्या कहता है? अगर ये बीमा, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी नहीं है तो 30 दिन के भीतर बीजक जारी कर देना चाहिए। तो अब अपने को देखना है कि बीजक कब जारी किया गया। अगर इनवॉइस की डेट मान लें तो 20 को छोड़िए, इसके बाद से अगले दिन से 30 दिन काउंट कीजिए। तो अगर ये 18 अक्टूबर का महीना है, 31 दिन का होता है, 11 और 19 नवंबर को डेट ये मैंने ली है, कौन सी? इस डेट को छोड़ के इसके बाद के 30वां दिन 30th डे 19 अक्टूबर अगर होता है तो 19 अक्टूबर तक उसको बीजक जारी कर देना चाहिए। पहले अपने को ये डेट तय करनी है 31/2 के नियम की पालनार्थ, ये डेट अपने को तय करनी है। इस प्रकार से जब हमने डेट तय की, अब देखें कि इनवॉइस की डेट यहां तक जारी कर दिया जाना चाहिए था, कब जारी किया गया? मान लेते हैं इसके पहले जारी किया 10 नवंबर को। इनवॉइस की डेट अगर 10 नवंबर हो जाए तो सेवा पूर्ति का समय क्या है? 20/10। दोनों में से जो पहले है इससे तुलना हमने कर ली, बीजक इससे पहले जारी हो गया। तो ऐसी स्थिति में सेवा की पूर्ति का जो समय है वो यही 10 नवंबर हो जाएगा। इनवॉइस चूंकि इस नियम से नियमानुसार जारी कर दी गई है, तो इन दोनों में से जो पहले हो जाए तो बीजक की तिथि को ही हम लेते हैं। तो बीजक की तिथि यहां पर 10 नवंबर जो है वो सेवा की पूर्ति का समय हो जाएगा। सेवा की पूर्ति का समय 10 नवंबर हो जाएगा। परंतु अगर इस डेट के बाद में, यानी कि 30 दिन के बाद में, यहां पर मान लें वो कि 30 नवंबर को बीजक जारी करता है, 30 नवंबर को अगर बीजक जारी किया गया, इनवॉइस जो जारी किया गया वो 30 नवंबर को, जो निर्धारित तिथि थी वो थी 19 नवंबर, उसके बाद में अगर जारी किया, तो ऐसी स्थिति में जो सेवा की पूर्ति का समय है 20/10, यही सेवा की पूर्ति का समय कहला जाएगा। सेवा की पूर्ति का समय 20/10/2020 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सामान्य स्थिति में, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज जब अप्लाई होता है, यानी कि जबकि सप्लायर को ही जीएसटी का पेमेंट करना है, तब धारा 13(2) के जो विभिन्न प्रावधान हैं वो इस प्रकार से हैं, और इस प्रकार से हम सेवा की पूर्ति का समय निर्धारित करते हैं। जीएसटी का दायित्व सेवा की पूर्ति के समय
स्थापित होता है, इसलिए समय का निर्धारण अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से हम डिसाइड करेंगे सेवा की पूर्ति का समय। धन्यवाद।